सो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल तो देख लिया, अभी हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन। सो इसके स्टडी के पहले हमने रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया ये स्टडी करते हैं। सो सपोज मैं यहां पे 3 ऑब्जर्वर्स ले रहा हूं। अभी 3 ऑब्जर्वर है तो इनको नाम दे देते हैं। लेट अस टेक ईना, मीना एंड डिका। ठीक है, ईना, मीना, डिका को हम ऑब्जर्वर लेते हैं। अभी सपोज मैंने यहां पे एग्जैक्ट इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस की है। सो हियर दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और अब मैं इन तीनों को बोल रहा हूं कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस बोले। सो यहां पे ये अपना ऑब्जर्वेशन बोलेगा, लेट दिस डिस्टेंस बी, लेट अस टेक 10 मीटर्स ले लेते हैं। अभी यहां पे ये डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिस्टेंस सेट, लेट अस टेक इट एज 8 मीटर्स, एंड ये थोड़ा यहां से थोड़ा ज्यादा दूर है। सो इसका डिस्टेंस ले लेते हैं 12 मीटर्स। अभी ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो हमें डायरेक्शंस पता है, कुछ ऐसे आती है हमारी डायरेक्शंस, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मैं ये डायरेक्शन की बात करूं तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ ईस्ट आएगी। इस तरफ की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ वेस्ट आएगी। ठीक है, सो यहां पे हम ऐसा ले लेते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। सो इसके ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो इसका ऑब्जर्वेशन आएगा 10 मीटर्स, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ईना से 10 मीटर की दूरी पर है और वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे तो मीना यहां पे बोलेगी कि ये ऑब्जेक्ट मेरे से 8 मीटर की दूरी पर है एंड इज इन साउथ डायरेक्शन। और अगर डिका को मैंने पूछा तो वो बोलेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट मेरे से 12 मीटर दूर है और कौन सी डायरेक्शन, सो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। सो अभी तो यहां पे तीनों के ऑब्जर्वेशंस अलग अलग आए। अगर इस कंडीशन में अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो तीनों के ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होंगे और उसके हिसाब से हमारे फाइनल आंसर्स में भी डिफरेंस आ सकता है। सो इसीलिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद इन तीनों को बोलने का कि अगर आपको ये ऑब्जेक्ट देखना है तो रेफरेंस पॉइंट से देखो, ताकि अगर मैंने सपोज ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है, अगर इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूंगा तो उस कंडीशन में यहां पे मुझे 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, लेकिन यहां पे तो सिर्फ मुझे एक ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा और इससे हमारी जो मोशन की स्टडी है वो सिंपल हो जाएगी। यहां पे हमारा जो स्टडी है वो कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हियर our study becomes simple and that's why we have defined this reference point। और इस रेफरेंस पॉइंट पे किसको बिठाना है, ऑब्जर्वर को बिठाना है। सो यहां पे हमारे ऑब्जर्वर्स कौन कौन है, ईना, मीना एंड डिका। अगर इन तीनों को बारी बारी हम रेफरेंस पॉइंट पे बिठाएंगे तो अब तीनों के लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो इसीलिए हमने ये रेफरेंस पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया और हमेशा याद रखना दैट एट रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज ऑब्जर्वर इज लोकेटेड। सो ऑब्जर्वर इज ऑलवेज लोकेटेड एट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सो ये एकदम दिमाग में क्लियर रखना क्योंकि यही मेन पॉइंट है कि ऑब्जर्वर हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे ही होता है। इसके हिसाब से हम आगे की कई सारी थियरीज पढ़ेंगे। अभी ये रेफरेंस पॉइंट हमें क्यों चाहिए ये तो हमने पढ़ लिया,
लेकिन रेफरेंस पॉइंट लेंगे किसको, और उसके लिए हमने मैथ्स का यूज किया। आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। वो कुछ एक्स वाई जेड वाला आता है, 3 एक्सिस होती है, और 3 एक्सिस में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है। तो वैसे ही जो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसी का यूज हम रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने के लिए करते हैं। सो रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सा लिया? सो सपोज मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, उसके बाद वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। सो इन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, उस ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। सो हमारा ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन होगा। सो रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? सो रेफरेंस पॉइंट इज सिंपली अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यहां पे ये 3 लाइंस जो है, 3 एक्सिस है, वो इंटरसेक्ट हो रही है, और उसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। सो रेफरेंस पॉइंट, दैट इज इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of 3 mutually perpendicular axis। सो यहां पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। सिंपली यहां पे हम कह सकते हैं दैट इज ओरिजिन। सो इस ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अभी इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर मुझे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, तो आपको पता है कि सपोज यहां पे मैंने कोई पॉइंट P लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट P का मुझे ऑब्जर्वेशन लेना है कि ये पॉइंट P कहां पे है। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन एकदम इजीली मिलेगा, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस पॉइंट P के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y और z, और ये 3 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन मिलेगी। सो यहां पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट्स of Cartesian coordinate system represents position of an object। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मुझे पोजीशन चाहिए, तो कहां से मिलेगी? उसकी पोजीशन हमें ये 3 कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स, वाई एंड जेड पे से मिलेगी, और इसी के हिसाब से हम पोजीशन का स्टडी करेंगे, मोशन का स्टडी करेंगे। सो आगे जाके ये पोजीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पोजीशन कैसी हो सकती है? कैसी मतलब अच्छी या बुरी, ऐसे नहीं, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे एक्स एक्सिस ली, लेट अस टेक ओनली एक्स एक्सिस ओवर हियर। सो बीच में ओरिजिन रहेगा, एक तरफ तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो पोजीशन ओरिजिन भी हो सकती है कोई ऑब्जेक्ट की, पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। सो हियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोजीशन may be positive, negative और जीरो। सो यहां पे पोजीशन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट होगी तो मेरी पोजीशन पॉजिटिव आएंगी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया तो पोजीशन नेगेटिव आएगी, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे ही प्लेस कर दिया देन माय पोजीशन बिकम्स 0. सो हियर पोजीशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. सो हम ये जो पॉइंट है उसे खास याद रखना है. अभी इसके हिसाब से हम चेंज इन पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो अभी यहां पे रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन तो हमने पढ़ लिया. नाउ वी विल स्टडी चेंज इन पोजीशन. ये चेंज इन पोजीशन है, ये हमें आगे क्वांटिटीज फाइंड करने में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनको फाइंड करने में हेल्प करेगा. सो नाउ वी विल सी चेंज इन पोजीशन. सो नेक्स्ट, चेंज इन पोजीशन. चेंज मीन्स बदलाव. ठीक है, अगर पोजीशन में कोई बदलाव आया तो वो हम जो मेजर करते हैं दैट इज अवर चेंज इन पोजीशन. तो उसके लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी. ठीक है, सो यहां पे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, फिर यहां पे क्या आएगा, ओरिजिन आएगा. ठीक है, अभी इनिशियली मैंने सपोज किसी पॉइंट P पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है. ठीक है, अभी कोई ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, पॉइंट P पे है. उसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं. यहां पे सपोज x को ले ले 4 और y को ले ले 5. सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P बी 4,5. यहां पे हमने दो ही एक्सिस ली है तो कोऑर्डिनेट्स कितने, दो ही मिलेंगे. ठीक है, तो हमें 4,5 पोजीशन मिल गई ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव हो रही है और ये ऑब्जेक्ट मूव होते होते यहां पे कोई Q पॉइंट पर पहुंच गई. अभी यहां पे 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. लेट अस टेक हियर कोऑर्डिनेट्स, x की नेगेटिव मतलब x को ले लेते हैं -5 और सपोज y है ओनली 2. अभी y तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही आएगा. सो यहां पे हमें पोजीशन Q की सपोज मिल गई -5,2. सो यहां पे व्हाट विल बी माय चेंज इन पोजीशन. सो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो अभी ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कैसे लाएंगे. सो यहां पे जब हमारे टाइम इंटरवल के शुरुआत में हमारी जो भी पोजीशन होती है उसे हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और टाइम इंटरवल के एंड पे हमारी जो पोजीशन होती है उसे हम फाइनल पोजीशन कहेंगे. सो यहां पे ये जो है ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहां से मूव करना स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, और यहां से मूव होके मैं यहां पहुंचा तो ये मेरी हो जाएगी फाइनल पोजीशन. और इन दोनों में जो चेंज आएगा दैट गिव्स अस चेंज इन पोजीशन. ठीक है, सो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो हमें ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमें चेंज इन पोजीशन देंगी, और ये चेंज इन पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में है ये भी हमें पता चलेगा, और कितने दूर तक मेरा ऑब्जेक्ट गया ये भी पता चलेगा. सो यहां पे मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना दूर पॉइंट गया या ऑब्जेक्ट गया ये मिलेगा, और कौन सी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है वो भी मिल रहा है. एंड दैट्स व्हाई दिस पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है,
सो ये वेक्टर क्वांटिटी को हम और ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए। यहां पे पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डिस्टेंस भी चाहिए, मतलब कि ये कितनी दूर है ये भी चाहिए, और कौन सी डायरेक्शन में है ये भी चाहिए। सो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें इससे पता चलता है। और यहां पे इनिशियल पोजीशन मतलब टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग की पोजीशन और टाइम इंटरवल के जो एंड की पोजीशन है उसे हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। सो ये चेंज इन पोजीशन विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आएगा। इतना हमें याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अभी हम आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। सो हमने अभी देखा कि हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वंस अगेन आई एम फॉर्मिंग वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर मैंने ओरिजिन पे ऑब्जर्वर को बिठा दिया तो वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशंस लेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने मोशन किया। अगर मुझे स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे टाइम पता होना चाहिए। सो अगर मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लॉक रख दूंगा, देन my observer is able to measure time as well as change in position. So अब ये जो पूरा consisting this whole Cartesian coordinate system consisting clock, observer and Cartesian coordinate system, this whole combination is known as frame of reference. So यहां पे हमें एक frame of reference मिलती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेस और situation from where observer takes its observation. So कोई जगह या कोई कंडीशन जहां से मेरा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर उसके ऑब्जर्वेशन ले रहा है, दैट प्लेस और सिचुएशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेस और सिचुएशन, इज अ प्लेस और सिचुएशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर टेक्स इट्स ऑब्जर्वेशंस। अभी ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेगा तो वो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लेगा? सो वो एक तो टाइम मेजर करेगा, पोजीशन मेजर करेगा, ये दो चीज मेजर करेगा। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या क्या चाहिए? सो हियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास क्या क्या होना चाहिए? सो सबसे पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए, वरना ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिलेंगे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्जर्वर। अभी ये ऑब्जर्वर कहां पे होगा? सो ऑलवेज दिस ऑब्जर्वर विल बी एट रेफरेंस पॉइंट, हमने आगे ही डिस्कस किया। सेकंड क्या होना चाहिए? तो क्लॉक होना चाहिए, वरना टाइम मेजर नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन इज Cartesian coordinate system. So यहां पे हमारे पास तीन चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर, क्लॉक एंड अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, सो अगर मैंने कोई ऑब्जर्वर है, हमने वो सनी बनी वाला एग्जांपल लिया था, याद है? सनी ड्राइवर था, बनी मालिक था कार का, और हनी सो वो हनी क्या था? बाहर ऑब्जर्वर था कार के। सो उस वक्त पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हनी और बनी दोनों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो जाती है। सो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो गई तो हमें दो डिफरेंट कंडीशंस मिलती है। सो द कंडीशन दैट इज रेस्ट एंड मोशन, ये जो रेस्ट एंड मोशन कंडीशन है, दैट डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सिलेक्शन पे से हमें रेस्ट और मोशन कंडीशन मिलती है। अगर हनी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो उस वक्त सनी रेस्ट में आया था, और बनी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो सनी उस वक्त। सो हनी की अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो जो सनी है वो मोशन में आया था, और यहां पे अगर बनी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो सनी रेस्ट कंडीशन में आया था। सो इस पे से हमें पता चलता है कि रेस्ट एंड मोशन कंडीशन डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पढ़ा। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो अ प्लेस और सिचुएशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर टेक्स इट्स ऑब्जर्वेशन। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स की है। ठीक है, फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो वी हैव फर्स्ट दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड हमारे पास सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स की है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? सो इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर विल बी एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो अगर कोई ऑब्जर्वर है वो रेस्ट कंडीशन में है, या वो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? सो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर is performing accelerated motion. So अगर कोई ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है, तो इस ऑब्जर्वर की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। सो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। एंड इन इनर्शियल ऑब्जर्वर विल बी एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर इज परफॉर्मिंग एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो यहां पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो हमने टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन वंस अगेन। हमने पहले भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, लेकिन वो टाइप्स ऑफ मोशन किसके हिसाब से था? सो दैट टाइप्स ऑफ मोशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन on the basis of change in coordinates of the position. So हमने अभी पोजीशन पढ़ा, अभी उसी पोजीशन में जो चेंज आएगा उसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स
of motion, this time on the basis of change in coordinates. So हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं पहले तो? सो वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z. सो हमने पहले भी देखा था कि हम पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये मेरी सपोज y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है. सो यहां पे अगर कोई पॉइंट यहां पे दिया हुआ है तो लेट अस टेक दैट पॉइंट एज P. तो कोऑर्डिनेट्स x, y, z, दिस गिव्स अस पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अभी इस पोजीशन में अगर कोई चेंज आएगा तो उसके हिसाब से हमें और टाइप्स ऑफ मोशन मिलती है. उसमें फर्स्ट टाइप हम स्टडी करते हैं. सो अभी 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स में अगर तीनों में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, दैट इज सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आइदर x डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि यहां पे x एक्सिस है, आइदर x डायरेक्शन में मूव हो रहा है, या तो सिर्फ y डायरेक्शन में मूव हो रहा है, या तो सिर्फ z डायरेक्शन में मूव हो रहा है. यहां पे ये क्रॉस है लेकिन थर्ड डायमेंशन हमारा कहां आएगा? z डायमेंशन. ये x इस तरफ हॉरिजॉन्टल, y वर्टिकल एंड z विल बी आउट ऑफ दिस बोर्ड. सो यहां पे अगर सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज आया, सिर्फ y डायरेक्शन में चेंज आया या सिर्फ z डायरेक्शन में चेंज आया, तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं हम 1D मोशन, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन. सो 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? इन 1 डायमेंशनल मोशन only one of the coordinates of position changes with the passage of time. So यहां पे in 1D motion only one of the coordinate changes with the passage of time. सो यहां पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है. उसका मतलब यह है कि हमारा जो मोशन होगा वो यहां पे हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन में जा रहा है. अगर मेरा x चेंज हो रहा है तो यहां से ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिर्फ एक ही लाइन में मूव होगा. सिमिलरली यहां पर भी एक ही लाइन में मूव होगा. सो इसीलिए हम इस 1D मोशन को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं. सो ये हमारा क्या आ गया? हेडिंग ऑफ द चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम 1D मोशन का स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है. सिमिलरली सेकंड हम देखें 2D मोशन. सेकंड आ जाएगा 2D मोशन. सो यहां पे 2D मोशन में क्या होगा? सो आपको अभी पता चल ही गया होगा कि 2D मोशन में कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज होने चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होने चाहिए. यानी कि या तो xy चेंज हो सकता है, या तो yz चेंज हो सकता है, या तो xz चेंज हो सकता है. सो इस कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट की कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहा है ऑफ पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन सच मोशन इज नोन एज 2D मोशन. सो 2D मोशन हो जाएगा 2 of the coordinates changes with the passage of time. अभी आपने 9th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में पढ़ा होगा कुछ ऐसा
कि अगर बहुत सारे डॉट्स इकट्ठे हुए तो हमें क्या देंगे, बहुत सारे डॉट्स इकट्ठे हुए तो हमें स्ट्रेट लाइन देंगे। वैसे ही बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस अगर इंटरसेक्ट मतलब कि मर्ज होगी तो वो हमें प्लेन देगी। सो सिमिलरली यहाँ पे जो टू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स व्हेन चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज 2D मोशन, और इस मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। सो 2D मोशन इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। अब इसके लिए सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड में ये डायरेक्शन क्या है मेरी, एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, वाई डायरेक्शन। अगर यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह से कोई पाथ कवर करके यहाँ पे पहुंचता है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज आया और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज आया, और ये बोर्ड क्या है, तो एक प्लेन है, ठीक है। सो इसीलिए जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसे हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। अभी मोशन इन अ प्लेन के बाद यानी कि हमारे 2D मोशन के बाद आखिरी कौन सा टाइप आएगा। सो मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि लास्ट कौन सा टाइप आएगा। सो हमारा लास्ट टाइप होगा दैट इज 3D मोशन। सो मैं उसे यहां से थोड़ा ब्रांच निकालता हूं, जगह फिल हो गई है तो। सो नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज 3D मोशन। सो इसमें भी अब आपको इजीली पता चल गया होगा कि 3D मोशन यानी क्या। सो सभी कोऑर्डिनेट्स मेरे चेंज हो रहे हैं, तीनों के तीनों, दैट इज माई एक्स वाई एंड जेड, all these 3 coordinates of position are changing with respect to time, then such motion is known as 3D motion. So in 3D motion क्या होगा, all 3 coordinates changes with respect to time। और मैंने अभी बोला कि बहुत सारे डॉट्स अगर ज्वाइन होते हैं तो लाइन देंगे, बहुत सारी लाइंस ज्वाइन होंगी तो प्लेन देगी, वैसे ही बहुत सारे प्लेन्स ज्वाइन होंगे तो हमें स्पेस मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ स्पेस। सो ये हमें मोशन इन अ स्पेस भी हम इसे कह सकते हैं। अभी चलो इन सबके एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1D मोशन यानी तो हमने उस वक्त देखा था, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, सो मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज 1D मोशन। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल देखा था, ये वाला पता चला, दैट इज फ्री फॉल। सो फ्री फॉल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। उसके बाद हमने 2D मोशन के लिए उस वक्त कर्वीलिनियर मोशन स्टडी किया था। सो दैट कर्वीलिनियर मोशन इज अवर 2D मोशन। सो उसमें जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था वो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जांपल है। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा था। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो सिंपली कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ तो ये सर्कल की एक्स और वाई दोनों में चेंज आता है अगर मैं सर्कुलर पाथ पे मूव होता हूँ तो। और इसीलिए सर्कुलर मोशन के भी जो भी एग्जांपल्स है वही एग्जांपल्स हमें 2D मोशन के लिए भी मिलेंगे। और हम 2D मोशन दैट इज मोशन इन अ प्लेन, दिस इज अवर होल चैप्टर नंबर 4 इन 11th स्टैंडर्ड। सो इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। सो उसमें हम ये 2D मोशन का स्टडी करेंगे जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है 3D मोशन, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन 3D मोशन मीन्स मोशन इन अ स्पेस। उस वक्त हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ रोलर कोस्टर। तो रोलर कोस्टर सिर्फ 2 डायमेंशन में मूव नहीं होता, वो आगे की तरफ भी बढ़ता है, मतलब कि वो पूरे स्पेस में मूव होता है। सो जो मोशन ऑफ अ रोलर कोस्टर है जो, दैट इज अवर एग्जांपल ऑफ 3D मोशन। उसके बाद और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं 3D मोशन के लिए। 3D मोशन में फ्लाइंग बर्ड्स भी फ्लाई होते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेन में थोड़ी होंगे, वो तो पूरे स्पेस में मूव होंगे, ठीक है। वैसे ही फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, सो फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन,
motion of roller coaster. These are examples of 3D motion. So हमारा यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होता है और अब इसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वो हम ये खत्म हो गया है अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट.